नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों शहर और गांव दोनों ही जगह मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और पीलिया के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वायरल फीवर का अटैक भी देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी खांसी, जुकाम, मलेरिया के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो गाजियाबाद के अस्पतालों में भी मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू के मरीज आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार। अब तक दिल्ली में डेंगू के 255 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में भी डेंगू मरीजों का आंकड़ा 500 के पार हो गया है। इसलिए बदलते मौसम में हमें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हाँ, तो बेहद ही सावधान रहने की इस वक्त जरूरत है, इसलिए कि इस बदलते मौसम में अक्सर लोग दूसरे वायरल इन्फेक्शन को भी डेंगू समझने की भूल कर रहे हैं, क्योंकि डेंगू, चिकनगुनिया, पीलिया या टाइफाइड इन सभी के लक्षण मिलते जुलते रहते हैं। इसलिए बुखार की सही पहचान होना बेहद ही जरूरी है। आज हम अपने विशेषज्ञों से मलेरिया, डेंगू के अलावा इस मौसम में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। यदि इस बारे में आपके कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कीजिए। बिल्कुल, आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इस फोन पर कोई पैसा नहीं लगना है, बिल्कुल मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। और आपको बता दें आज के विषय के बारे में। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आज का विषय है वायरल फीवर का डबल अटैक, डेंगू और मलेरिया ने पसारे पैर, लक्षण, उपचार। हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं दो विशेषज्ञ। आप हैं लेडी हार्डिंग अस्पताल के मेडिसिन विभाग डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अनिल गोटू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम खासतौर पर डेंगू और मलेरिया और जल जनित बीमारियों के लक्षणों और उपचार के बारे में जानेंगे। और आप हैं आयुर्वेदिक और यूनानी तिबिया कॉलेज से बाल रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख डॉक्टर भगवान सहाय शर्मा। आपसे हम समझेंगे कि वायरल इन्फेक्शन प्रतिरोधक क्षमता को किस हद तक प्रभावित कर सकता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही डॉक्टर भगवान से हम ये भी समझेंगे कि डेंगू, मलेरिया और संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए क्या हो सकते हैं आयुर्वेदिक टिप्स। तो इस बातचीत की हम शुरुआत करें उससे पहले आइए देखते हैं संक्रमण से होने वाली बीमारियों पर एक विशेष रिपोर्ट। बुखार यानी शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाना। आमतौर पर इस मौसम में बुखार होने की संभावना बढ़ ही जाती है। अगर शरीर का तापमान सुबह के समय 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा और शाम के वक्त 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाए तो समझिए आप बुखार के शिकार हो रहे हैं। गौरतलब है कि जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर पर हमला करता है और जब शरीर उसे सह नहीं पाता तब बुखार हो जाता है। वैसे तो वायरल बुखार आम बुखार की तरह ही होते हैं, जिसमें बदन और गले में दर्द के साथ तेज बुखार हो जाता है। लेकिन यह भी सच है कि बुखार कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और टाइफाइड भी हैं। और इन सभी के लक्षण भी लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बहरहाल आजकल एक मच्छर है जो दिन में काटता है, वो डेंगू भी फैलाता है और चिकनगुनिया भी। एडिस प्रजाति का यह मच्छर पहले संक्रमित व्यक्ति को काटता है कुछ इस तरह। और फिर इसके बाद यही मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तब इसके जहरीले सूंड से निकलने वाली तीव्र वायरस आपके खून को संक्रमित कर देती है। देखिए कुछ इस प्रकार। जी हाँ, चिकनगुनिया वायरल से ही होने वाला एक रोग है जिसका संक्रमण डेंगू की तरह एडिस मच्छर के काटने से शरीर में फैलता है।
यह भी जानना जरूरी है कि वायरल का दर्द मसल्स में होता है, जबकि चिकनगुनिया का दर्द घुटने, एड़ी, पंजों, कुहनी और हथेलियों में ज्यादा होता है। गौरतलब है कि चिकनगुनिया का वायरस शरीर में पहुंचने के बाद अपना असर दिखाना शुरू करता है। इस बुखार से शरीर में ठंड लगती है और साथ ही कपकपी भी छूटती है। इसके साथ ही जोड़ों में दर्द और सूजन भी होने लगती है। कई बार इस बीमारी के चलते जोड़ों में इतना दर्द होता है कि व्यक्ति का चलना फिरना मुहाल हो जाता है और कई बार तो रोगी को इस बीमारी के प्रभाव से उबरने में महीनों लग जाते हैं। इसका वायरस शरीर में इतनी कमजोरी ला देता है कि व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की ताकत नहीं रहती और मरीज आसानी से अन्य बीमारियों का शिकार हो जाता है। बता दें, चिकनगुनिया के वायरल के लक्षण बच्चों में वयस्कों के मुकाबले कुछ अलग होते हैं। हालांकि बड़ों की तरह उन्हें जोड़ों में दर्द की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन चिकनगुनिया से बच्चे पूरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि चिकनगुनिया जानलेवा नहीं है, लेकिन नवजात बच्चे और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। बहरहाल, खेतों में पानी के भरे होने से मलेरिया और डेंगू हाई रिस्क हो सकता है। याद रखें, मलेरिया और डेंगू बचाव से ही संभव है। घर के आसपास पानी एकत्र न होने दें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पानी के बर्तनों को ढक कर रखें। कूलर, गमले आदि का पानी रोज बदलते रहें और यदि बुखार हो ही जाए तो कौन सा बुखार है, ये जानने के लिए जांच कराएं। लक्षण और खतरे के संकेत को पहचानें। शरीर के सुरक्षात्मक प्रतिनिधि को काबू में रखें और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, तो ये थी जागरूकता से लबरेज एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। तो आइए इस मौसम में होने वाली बीमारियों के लक्षण और उपचार के बारे में और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं और बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अनिल गुट्टू, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल होगा कि इस मौसम में हम देख रहे हैं कि किस तरह से बीमारियां जो है वो बेतहाशा बढ़ती जा रही है, चाहे बात शहर की हो या गाँव की। और अगर फीवर की बात करें तो डबल ट्रिपल अटैक लोगों पर हो रहा है। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, तमाम तरह की बीमारियां इस वक्त हो रही है। वजह क्या है इसकी वजह मूल रूप से है पानी जी। पानी का इकट्ठा होना और हवा में नमी, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाना जी। और तापमान 40 से गिर के 30 डिग्री लगभग होना जी। इन सभी बीमारियों की जड़ है रुका हुआ पानी। अगर आप हेपेटाइटिस की बात करें तो पानी में अगर हेपेटाइटिस का वो आ गया, मिल गया है और वो पी लिया तो आपको पीलिया हो जाएगा। अगर उसी पानी में, रुके हुए पानी में मच्छर पनप गए तो आपको डेंगू घर के अंदर अगर पनप रहे हैं, और अगर खेतों में, घर के बाहर इकट्ठा हुए पानी में तो मलेरिया जी। उसी से जो भी बीमारियां हैं या गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसको बोलते हैं, दस्त होना, उल्टी होना, ये भी पानी से आती है। तो आजकल सब में ज्यादा कारण इसका यह है, जो जैसे जैसे मॉनसून, जब तक मॉनसून कायम है, बारिश इतनी तेज है, पानी का बहाव रहता है तो मच्छर नहीं पनपते बाहर, कम से कम घर के बाहर। लेकिन जब मॉनसून पीछे की तरफ हटने लगता है, जैसे अब शुरू होने वाला है कल से, और भारत के अलग अलग इलाकों में विड्रॉ करने लगा है, वापस होने लगा, और इधर के एरिया से भी कल या परसों से वापस हो जाएगा जी। तो जब मॉनसून वापस होता है तो वो छोड़ जाता है इकट्ठा पानी के जी, जल जमाव की जो स्थितियां हम देखते हैं, जल जमा हुआ पानी जो कि फ्रेश है, यानी ताजा है, सड़ा हुआ नहीं है, तो ये इकट्ठा होता है, ये पीछे छोड़ जाता है, उसका बहाव नहीं है पानी में जी। ये एक ही जगह एकत्रित रहता है, इकट्ठा रहता है। ये मूल कारण है जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां आती हैं, यानी पानी। और दूसरी बात करें तो खाना जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से। नंद स्वरूप मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए।
मैं जानना ये चाहता हूँ कि पानी, नाली, कूड़ा, कचर कौन कौन सी बीमारी को जन्म देता है मच्छर, तो ऐसी दशा में जो मच्छर के होने वाली बीमारियां उनसे हम किस तरह से सावधान है और कौन कौन से हम इतिहास बताए जिससे मच्छर से होने वाली बीमारियां न फैलने पाए। बहुत अच्छा सवाल है। डॉक्टर गुर्तू, आप क्या बताना चाहेंगे रणछोड़ मिश्रा जी को? तो अगर मैं इनकी बात ठीक से समझाऊं तो ये इन्होंने सवाल प्रश्न जो किया है वो ये है कि इकट्ठा पानी और इकट्ठा कूड़े, बिल्कुल, इनसे क्या क्या बीमारियां हो जी, सकती हैं। बिल्कुल। इकट्ठा पानी यानी मच्छर, घर के अंदर डेंगू, घर के बाहर मलेरिया, अलग अलग मच्छर हैं दोनों। और ये दूसरा जो कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है उसमें पनपती हैं मक्खियां, क्योंकि जहां भी कूड़ा है, खासकर ऑर्गेनिक यानी पत्ते, कटी हुई सब्जी, खाने का सामान, सामग्री, तो उसमें मक्खी पैदा ज़्यादा होगी और मक्खियों से फैलता है हैज़ा, गैस्ट्रोएंटराइटिस, ये दस्त की बीमारियां हैं, कॉलरा, हैज़ा, टाइफॉइड। जी। तो मक्खी और मच्छर, मक्खी कूड़े में, मच्छर पानी में। बिल्कुल। अब डॉक्टर भगवान साहब, आपसे आपका रुख करना चाहेंगे, अगर हम इस मौसम में होने वाले तमाम वायरल इन्फेक्शंस की बात करें तो उनमें कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो ज़्यादा परेशान करती है इस मौसम के दौरान? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है और प्रासंगिक भी है। वर्तमान में जैसे एक ऋतु संधि का कॉन्सेप्ट आता है कि दो ऋतुओं का मिलना, एक ऋतु का समाप्त होना, दूसरे ऋतु का प्रारंभ होना। तो समाप्त होने वाले ऋतु के 7 दिन, अंतिम 7 दिन, और प्रारंभ होने वाले ऋतु के प्रारंभिक 7 दिन, इस तरह से 14 दिन मिलके ये ऋतु संधि काल कहलाता है। अभी जो ऋतु संधि काल चल रहा है, वर्षा ऋतु समाप्त होने में है और शरद ऋतु का प्रारंभ है। तो इस तरह की जो ऋतु संधि काल होता है वो डिजीज के लिए काफ़ी प्रोन होता है। इस समय विशेष सावधानियां हम सबको बरतनी चाहिए। यदि इस पहले का जो दिनचर्या चल रही थी, तेज एसी, चिल्ड एसी में रहना, तेज पंखा चलाना, इसके साथ साथ जो है ठंडा पानी पीना, ये हमने यथावत रखा, या तेज मिर्च मसालों के जैसे अदरक वगैरह की चाय का, इन सबको हमने यथावत रखा, तो निश्चित रूप से जो है आने वाले मौसम के लिए अनुकूल नहीं है और हम बीमारियों से ग्रस्त होने लगते हैं। तो ऐसे समय पे कह सकते हैं डॉक्टर भगवान, बदलते मौसम के साथ साथ हमारे व्यवहार में भी हमें बदलाव लाना होगा, तभी इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। और इन्फेक्शन के कारणों की वजह के बारे में भी आपसे जानेंगे आगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। जी, राहुल सोनी जी इस वक्त मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, ये जानना है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को रोकथाम के उपाय। किसके रोकथाम के बारे में जानना चाहते हैं? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये तो कार्यक्रम से संबंधित सवाल आपका है नहीं। हमारा जो विषय है वो डेंगू के ऊपर है, मच्छर जनित बीमारियों के ऊपर है। नहीं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पूछा है ना आपने? जेनेटिक प्रॉब्लम है बेसिकली। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जितनी भी हैं वो सब जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं मोस्टली, और इनका जो ट्रीटमेंट काफ़ी जो है एक चिकित्सीय निर्देशन में ही करवाना चाहिए। हालांकि आपका सवाल कार्यक्रम से संबंधित नहीं था, फिर भी डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया है। जी, चलिए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, और जैसा कि इस मौसम में होने वाली बीमारियों के बारे में इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं, डॉक्टर गुट्टू जानना चाहेंगे कि कुछ लक्षण हम ऐसा भी देख रहे हैं कि लोगों को दिन में बुखार आता है और उसके बाद हम देखते हैं या फिर शाम में बुखार आ रहा है, सुबह उठते उठते घुटनों में या जोड़ों में दर्द की भी शिकायत होने लग जाती है। वजह क्या है इसकी और क्या किया जा सकता है ऐसी स्थिति में? जो ये लक्षण है, तेज बुखार बहुत तेज आता है जी जी, और उसके बाद जोड़ों में दर्द या साथ ही, तो इसके 2 कारण हैं आजकल जी। एक है डेंगू और दूसरा है चिकनगुनिया जी। दोनों में जोड़ों में दर्द होता है। अच्छा। चिकनगुनिया का जो जोड़ में दर्द होता है वो छोटे जोड़ों में होता है, हाथ और पैर के जो छोटे जोड़ हैं जी, हाथों के और पैरों के, इनमें इतना दर्द होता है कि सुबह जब रात को सोने गए तो ठीक थे, जब सुबह उठते हैं तो ये सारे जोड़ सख्त हो गए और हाथ ऐसे बंद करने में भी इतनी सख्ती आ जाती है और इतना दर्द होता है कि नहीं हो पाता, बिस्तर से उठ ही नहीं पाते, इतना भीषण, इतने गंभीर लक्षण हो जाते हैं दर्द की वजह से चिकनगुनिया में। डेंगू का दर्द इतना
केंद्रित नहीं होता इन्हीं जोड़ों में, ये सारे शरीर में होता है, मांसपेशियों में भी, हड्डियों में भी और जोड़ों में भी। और खासकर आंख जो है, आंख के पीछे आंख हिलाने से भी कई बारी दर्द होता है। तो डेंगू का दर्द पूरे शरीर को पे जम जाता है आके, मांसपेशी, हड्डी, जोड़, बड़े जोड़ भी, और आंखों में भी, आंखें हिलाने से। और ये जो चिकुनगुनिया का जो दर्द है, ये छोटे जोड़ों पे ज्यादा होता है और इतना गंभीर हो जाता है कि इस दर्द की वजह से बिस्तरे से ही उठने में प्रॉब्लम होती है या सहारा लेके उठना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये दोनों जो बीमारियां हैं, डेंगू है या फिर चिकनगुनिया है, उसमें दर्द तो होता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग तरह के होते हैं। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। अर्जुन जी इस वक्त मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी जी अर्जुन जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ बेटा, मलेरिया और चिकनगुनिया में मतलब लक्षण क्या अलग अलग है, ये पूछना चाहते हैं। जी आइए जानते हैं। डॉक्टर गुट्टू बताएं क्या लक्षण हैं दोनों के। अक्सर मिलते जुलते भी हैं, लेकिन अगर कुछ चीजें मिलें, कुछ लक्षण मिले तो वो हमें मदद कर सकते हैं इनको, इनके बीच में बताने के लिए कौन सा है। मलेरिया का जो बुखार आता है वो 3 चरणों में आता है। ऊपर उठता है, नीचे उतरता है, ठीक हो जाता है, दोबारा आता है, आता जाता रहता है, अक्सर हर तीसरे दिन आता है। लेकिन जो बुखार आता है मलेरिया का, वो 3 चरणों में आता है। पहले 15 से 20 मिनट ठंड लगती है, कपकपी आती है, दांत चिटचिटाते हैं, बहुत कपकपी आती है, ठंड लगती है 15 से 30 मिनट तक। इस वक्त कंबल ओढ़ने का मन करता है, पंखे बंद करने का मन करता है। और जैसे ही ठंड खत्म होती है, बुखार, अब गर्मी वाला बुखार आता है और ये 1 से 2 से 3 घंटे तक रहता है, बहुत जोर का। और जब ये ठीक होता है, ये जब डाउन जाता है तो आता है पसीना, यानी बिल्कुल आपको डुबो देगा पसीने में, इतना पसीना आता है, ऊपर से नीचे तक तर पसीने से। सो ठंड, गर्मी, पसीना, एक के बाद एक, 30 मिनट पहला और 2 से 3 घंटे दूसरे दोनों आते हैं। और फिर ये बुखार डाउन हो जाता है अपने आप। और फिर डेली, रोज भी आ सकता है या हर तीसरे दिन भी आ सकता है। तो ये है मलेरिया में। जोड़ों में दर्द तो होता है, बदन में दर्द भी होता है, थकावट भी होती है, लेकिन ये आम किस्म का दर्द है जो कि पूरे शरीर को अपने चपेट में ले आता है। कोई खास नहीं कह सकते कि दर्द यहां ज्यादा है, यहां कम है, सब जगह है मलेरिया का जो दर्द है। चिकुनगुनिया का जैसे मैंने अभी बताया जो दर्द है, वो कह सकते हैं कि मेरे को जो सब में ज्यादा दर्द है वो है हाथों में और पैरों में, इसके अलावा और जोड़ों में भी। तो चिकुनगुनिया का दर्द जोड़ का दर्द है, छोटे जोड़ों का, और बुखार इसमें भी बहुत तेज आता है। लेकिन वो 3 जो चरण देखे थे कि पहले ठंड लगना, फिर गर्मी आना, फिर बिल्कुल पसीना आना, तर कर देना, वो अक्सर नहीं देखे जाते हैं चिकुनगुनिया में। तो मूल रूप से दर्द कहाँ सब में ज्यादा केंद्रित है, इस पे निर्भर करता है कि मलेरिया है चिकुनगुनिया। बिल्कुल। डॉक्टर भगवान साहब, आपका रुख करना चाहेंगे। अगर हम हाल के अभी स्थिति को देखें तो दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तराखंड में इनके मरीजों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। एक आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप एक आयुर्वेदाचार्य हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? देखिए, हमें ये विचार करना पड़ेगा कि चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया ये 15 सितंबर के बाद से ही प्रारंभ होते हैं और 2-3-4 महीने इनका प्रकोप रहता है। आयुर्वेद में के अनुसार अगर हम देखें तो शरद ऋतु जो का काल है, इससे पहले वर्षा ऋतु आती है। वर्षा में पित्त, जो हमारा जो वात पित्त कफ 3 हमारी ह्यूमर्स होती है, जिससे हमारी बॉडी इनके बैलेंस से चलती है। इनके इम्बैलेंस से बीमारियां होती है, ऐसा सभी लोग जानते होंगे। तो वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होने लग जाता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो आयुर्वेद में कहा गया कि जो पित्त इकट्ठा हो गया शरीर में, उसको शरद ऋतु से पहले रिलैक्सेशन के द्वारा या विरेचन जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए। उसके लिए सामान्य मैं प्रक्रिया बताता हूँ आपको कि हरड़े, आधा चम्मच हरड़े का चूर्ण
उसमें 1/4 चम्मच देसी खांड लेके गर्म पानी से सुबह शाम लेते हैं, तो उस जो पित्त होता है वो शरीर से 8-10 दिन में एक्सेस जो पित्त होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसके बाद जो पित्त के कारण होने वाली जो बीमारियां हैं आने वाले 2-3 महीनों में, उनको इंटेंसिटी काफ़ी या तो होती नहीं है या होती भी है। अगर जैसे मच्छर काटने से वायरस का इफेक्ट हुआ, तो अगर हमने विरेचन से पित्त को निकाल दिया बाहर, तो उस इंटेंसिटी के साथ वो बीमारी नहीं होती है। तो एक ये इंटेंसिटी को हम इससे कम कर सकते हैं। दूसरा, शरद ऋतु में जो विशेष स्पेसिफिक डाइट प्लान आयुर्वेदाचार्यों ने बताया है कि तीखी चीज़ें ना लें, क्योंकि तीखी जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, प्याज है, टमाटर है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये शरीर में हमारे पित्त को बढ़ाती है। तो पित्त का एक्यूमुलेशन ऑलरेडी पहले से हमारी बॉडी में था और पित्तवर्धक चीज़ें हमने और ले ली, तो इससे पित्त ज़्यादा बढ़ के हमारी जो प्लेटिलेट्स होती है उनको डिस्ट्रक्शन करने लग जाती है। पित्त का स्वभाव होता है प्लेटिलेट्स का डिस्ट्रक्शन, तो डिस्ट्रक्शन होने के कारण फीवर के दौरान उसमें हेमरेजिक कंडीशन होती है और डेंगू का कॉम्प्लिकेशन सामने आता है। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं अगर हम पित्त अगर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है शरीर में, तो जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको अवॉइड करनी चाहिए। उनको अवॉइड करना चाहिए। और पित्त को समन करने वाली चीज़ें जैसे दूध है, घी है, घिया है, तोरई है, टिंडे हैं, परवल है, इस तरह की चीज़ें, इसके साथ साथ मुनक्का है, नारियल का पानी है, इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। एक दूसरा मैं और एक विशेष जानकारी और देना चाहता हूँ कि विग्रस एक्सरसाइजेज इस समय नहीं करनी चाहिए। आपकी क्षमता से आधा व्यायाम हमें करना चाहिए, क्योंकि व्यायाम भी अत्यधिक मात्रा में किया हुआ व्यायाम वायु को भी बढ़ाता है और पित्त को भी बढ़ाता है। तो इसी स्थिति में जो वातपेत्तिक जो ज्वर हम डेंगू मानते हैं या वात श्लेष्मिक ज्वर जो चिकनगुनिया मानते हैं, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है और उनका कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। क्योंकि मच्छर से होने वाली जो वायरस का इफेक्ट है वो तो शरीर में होगा, लेकिन ऑलरेडी पहले से हमारी बॉडी में अगर वायु और पित्त बढ़ा हुआ है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी और उसके कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होंगे, वरना बुखार आराम से अपने 5 दिन के कोर्स में ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये छोटी छोटी सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी है इस मौसम में। खान पान में भी ध्यान रखने की जरूरत है, साथ ही व्यायाम आप कितना कर रहे हैं ये भी जानना बेहद जरूरी है। बहरहाल हमारी इसी तरह से बातचीत यहाँ पर जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया जैसे इस मौसम में होने वाली आम बीमारियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आप इनके बारे में कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और फिर सवाल पूछ सकते हैं और विशेषज्ञ मेहमानों से जानकारी ले सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। गोविंद जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद जी स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, कन्या बालाघाट से गोविंद मानेश्वर बोल रहा हूँ मैम। जी नमस्कार गोविंद जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं?
हमको ये जानना है मैम कि जैसे हमारे परिवार में किसी को मलेरिया हो जाता है जी, तो क्या हमारे अन्य सदस्यों को भी मतलब होने की संभावना है क्या? और जैसे मलेरिया के पेशेंट है उसका मतलब रहन सहन कैसे रहना चाहिए परिवार में जानकारी? बिल्कुल। तो डॉक्टर गुड्डू, क्या आप सुझाव देंगे, क्या अन्य जो परिवार के सदस्य है उन्हें भी मलेरिया होने की संभावना रहती है और सावधानी क्या बरतें? हाँ, क्योंकि अगर आपको मलेरिया है, मच्छर ने काटा, तो वही मच्छर औरों को भी काट सकता है आपके घर में, क्योंकि वो एक ही जगह है तो फैल सकता है। इसका बचाव मच्छर से बचाव है। जो डेंगू का मच्छर है वो जैसे अभी बताया था शुरू में, वो सुबह होने से थोड़ा पहले और शाम होने से थोड़ा पहले काटता है, यानी दिन में। मलेरिया का मच्छर काटता है रात को, शाम सूरज डूबने के बाद। अब बचाव क्या है दोनों का? दिन में बचाने के लिए अब ये मच्छर कहाँ काटता है? सब में ज़्यादा काटता है एड़ी के ऊपर या इधर सब में ज़्यादा। तो पूरी आस्तीन की शर्ट पूरे नीचे तक आप पहनिए, पैजामा या धोती या पैंट जो भी है नीचे तक पहनिए, ताकि यहाँ पर मच्छर ना काटे। और अगर आपने धोती पहनी है तो ऊपर एक मोजा ज़रूर पहन लीजिए यहाँ तक, क्योंकि वो नीचे से मच्छर एड़ी के आसपास जो काटता है वो सब में ज़्यादा वहीं काटता है। तो ये एक बचाव है। दूसरा, आप क्रीम्स आती हैं जो मच्छर जिससे दूर चला जाता है वो लगा सकते हैं बाहर जाने के पहले। और लेकिन कपड़े सब में ज़्यादा अच्छे हैं पहनना पूरे आस्तीन के। इसके अलावा रात को आप मच्छर के जो बचाव के लिए जो क्रीम आती हैं वो लगा लें, मच्छरदानी लगाएं, और जो घर के अंदर पानी रखा हुआ है, इकट्ठा हुआ है छोटी छोटी जगहों पे, टायर के अंदर रखा है, कहीं पानी कहीं भी है ऊपर छत पे या घर के अंदर, उसको हफ्ते में एक दफ़ा फेंक दें। और अगर नहीं बदल सकते तो उसमें टेमीफॉस आता है, वो आपके प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में आप जाएंगे तो टेमीफॉस दे देंगे, तो एक वो चम्मच उसके साथ आता है, वो डाल दीजिए। और टेमीफॉस बिल्कुल, इससे कोई भी खतरा नहीं है हमारे हेल्थ को। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये भी कहता है इसको पीने के पानी में भी डाल सकते हैं, अगर आप नहीं बचाव कर सकते, लेकिन पीने के पानी को ढक दीजिए तो आप बचाव कर सकते हैं मच्छर से। बिल्कुल। इस विषय में मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं। लेते हैं। विपिन जी है मध्य प्रदेश से, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ विपिन जी। जी सर, मेरे दो सवाल है। मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ जी। और सर मेरा पहला सवाल ये था कि क्या डेंगू का खतरा सिर्फ बरसात में ही होता है या फिर 12 महीने सावधानी रखनी चाहिए या फिर बरसात में ही होता है, पहला। और दूसरा ये था सर कि नॉर्मल बुखार और मलेरिया का बुखार, इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। डॉक्टर गुड्डू, आप बताना चाहेंगे? डेंगू होता है, हाँ, जैसे अभी डॉक्टर शर्मा ने भी बताया कि जब मॉनसून जाने लगता है तो वो छोड़ जाता है इकट्ठा साफ पानी जगह जगह, बाहर भी और घर के अंदर भी आप रखते हैं। तो इस वजह से वापस होते हुए मॉनसून से लेके जब तक सर्दी नहीं शुरू हो जाती, सर्दियां नहीं आ जाती, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर, वातावरण का टेम्परेचर, तापमान जैसे ही ये 20 डिग्री से कम हो जाता है तो मच्छर नहीं पनप पाते और ये गायब हो जाते हैं सर्दियों में। तो यही है जून, जुलाई, अगस्त और अब इस वक्त और अगले महीने नवंबर तक सब में ज़्यादा संभावना है इसकी पनपने की और फैलने की। तो ये तो सीज़न है, और सर्दियों में ये कम हो जाता है, गायब ही हो जाता है, क्योंकि मच्छर नहीं पनप पाते 20 डिग्री के कम। और 40 डिग्री के ऊपर भी मच्छर नहीं पनप पाते। तो भीषण जब गर्मी पड़ती है मई और अर्ली जून में, तब भी ये नहीं मिलते, क्योंकि मच्छर 40 डिग्री पे मर जाते हैं या नहीं पनप पाते, और 20 डिग्री से कम पे भी वही। तो इसके बीच में अभी यानी खतरा है। बिल्कुल, इनको अनुकूल परिस्थितियां चाहिए होती है, ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप। डॉक्टर भगवान साहब, आपका रुख करना चाहेंगे, अगर हम शिशुओं की बात करें तो कौन से ऐसे वायरल इन्फेक्शंस हैं जो कि शिशुओं को परेशान करते हैं? जी, वायरल इन्फेक्शंस में अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस सबसे ज़्यादा बच्चों में देखे गए हैं। अपर रेस्पिरेटरी में जुकाम है, खांसी है, डेंगू है, मलेरिया है, इस तरह की चीज़ें बच्चों में देखने को ज़्यादा मिलती है।
क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है और वो वातावरण से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो निश्चित रूप से इन चीज़ों से उनका बचाव आवश्यक है। सर ने एक कॉलर का एक आंसर देते हुए बताया था वही मच्छरों से जो कि डेंगू होता है उसका प्रिवेंशन कैसे करें। तो इस विषय में थोड़ी सी मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में फ्यूमिगेशन, धूपन चिकित्सा भी एक बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न औषधियों के द्वारा घरों में या घर के बाहर फ्यूमिगेशन करते हैं, धूप देते हैं, धुआं करते हैं। जैसे जिनमें जैसे गुग्गुल है, सामान्य रूप में हम कर सकते हैं, गूगल है, नीम की पत्ती है, पीली सरसों है, घी है, राल है, नीम के पत्ते हैं। इनसे हम घर और घर के बाहर अगर फ्यूमिगेशन करते हैं तो निश्चित रूप से जो मच्छरों का जो प्रकोप है वो उससे कम होगा। साथ ही साथ वायरस और बैक्टीरिया को भी ये औषधियाँ किल करती हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ इसमें और छोटा सा सवाल ये है कि अगर लोग आमतौर पे धूप इस्तेमाल करते हैं तो उन पे लंग्स में बुरा असर तो नहीं पड़ता है? कॉइल्स मार्केट में अवेलेबल रहती है। जी जी नहीं, लेकिन ये जो औषधियों वाली जो फ्यूम्स हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन करती है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, क्योंकि ये जो औषधियाँ हैं इनका औषधि प्रभाव हमारे फ्यूमिगेशन के थ्रू हमारे शरीर पे होता है और इसमें कहीं इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस की या साइड इफेक्ट की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं हो सकती। बिल्कुल, तो धुआं तो जरूर करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बाजार में जो चीजें मिल रही है वो हानि कर सकती है, लेकिन औषधियों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि डेंगू की बात चल रही है, तो डॉक्टर गुट्टू बताएं हमें कि डेंगू में भी बुखार आता है और कई बीमारियों में भी बुखार आता है, अंतर क्या है, इन बुखार को कैसे पहचाने? खास तौर पर डेंगू में जो एक समस्या रहती है, लोगों का चिंता का विषय बन जाता है, वो है प्लेटलेट्स का कम होना। तो कितने प्लेटलेट्स होने चाहिए आमतौर पर? डेंगू में प्लेटलेट का जो महत्व है वो जरूरत से ज्यादा उस पर बवाल बना दिया गया है मीडिया में, और जी डॉक्टर हम लोग भी कहते थे। पहली बात ध्यान रखने वाली यह है कि डेंगू में गिरते प्लेटलेट से मौत होने की संभावना बहुत बहुत कम है। डेंगू से लोग प्लेटलेट के गिरने से नहीं मरते, वो मरते हैं कि डेंगू में जो नसों के अंदर जो पानी है वो बाहर आ जाता है नसों में, तो ब्लड प्रेशर गिरने लगता है, और उसका अगर ठीक टाइम पे नहीं इलाज करें, जो हम फ्लूइड्स देते हैं खून, तो जान उससे जाती है, ब्लड प्रेशर के गिरने से, शॉक से, क्योंकि खून के अंदर का पानी एकदम बाहर आ जाता है डेंगू में, वो है। प्लेटलेट्स जब गिरते हैं तो उससे इतना खतरा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा चितके से पड़ जाते हैं, जैसे मच्छर ने काटा है, कुछ हल्का सा, कुछ लोगों मसूड़ों से खून आ सकता है दांत में मंजन करते हुए, ब्रश करते हुए, या नाक से, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और जो चिंता आती है वो जब प्लेटलेट अगर 10,000 या उससे कम हो जाए, तो मैं फिर से यही कि प्लेटलेट के पीछे नहीं दौड़ें जी। प्लेटलेट जो कहते हैं प्लेटलेट लाओ, ट्रांसफ्यूज करो, कम हो रहे हैं, वो ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती। पानी देते हैं हम आईवी, इंट्रावीनस, वो जान बचाता है, प्लेटलेट्स नहीं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में सवाल भी रहता है, अगर एक बार किसी को डेंगू का इन्फेक्शन हो गया और दोबारा हुआ तो क्या वो जानलेवा हो सकता है? हाँ, तो डेंगू के जो है ना 4 अलग अलग जातियां या वायरस के सीरोवायरस बोलते हैं, 1, 2, 3, 4 प्रकार के डेंगू वायरस होते हैं। तो जब किसी को एक हुआ से, डेंगू 1 से हुआ आज मुझे, और अगले साल 2 से हुआ, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी, द्वितीय इन्फेक्शन, संक्रमण। तो ये जो दूसरा इन्फेक्शन डेंगू से होता है वो किसी और वायरस डेंगू का से होता है, तब खतरा शॉक का, यानी शॉक सिंड्रोम, यानी कि ब्लड प्रेशर का गिर जाना और पानी सारा खून का बाहर आ जाना, वो संभावना बढ़ती है दूसरे अटैक में, तीसरे अटैक में। और तो एक व्यक्ति को पूरी जिंदगी में 4 अटैक हो सकते हैं डेंगू के, क्योंकि इसके 4, वो 1, 2, 3, 4 वो हैं वायरसेस जी। और जो दूसरा अटैक होता है या तीसरा अटैक होता है, जैसे जैसे संभावना खतरे की, जोखिम की बढ़ जाती है।
बिल्कुल, तो ये जोखिम बढ़ जाता है और डेंगू जिस तरह से फैल रहा है इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियां होना भी, जागरूकता होना भी बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर भगवान सहाय, जैसे कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ही 295 मामले अब तक आ चुके हैं, उत्तराखंड में हमने देखा कि 500 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं, तो बहुत तेज़ी से ये पांव पसार रहा है और इसको लेकर भ्रांतियां भी बहुत सारी है। जैसे अभी डॉक्टर गुटू ने बताया कि प्लेटलेट्स को लेकर इतने चिंता करने की जरूरत नहीं है, 10,000 से अगर कम हो जाए तो फिर भले ही ये जो है वो चिंता का विषय हो सकता है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि अगर डेंगू हो जाता है किसी को, तो खान पान में किस तरह का जो सुधार है वो करना चाहिए। प्लेटलेट्स के ही मामले पर हम देख लेते हैं कि कई बार कई तरह के उपाय लोग करने लग जाते हैं, जैसे कि पपीते के पत्ते और इस तरह की भी चीजें लेते हैं। क्या ये सुझाव आप ही देंगे? क्या आप बताना चाहेंगे इस बारे में? आज मैं दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से पूरी भ्रांतियां समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। जी जी। आयुर्वेद में 2 तरह के ज्वर माने हैं, फीवर 2 तरह के हैं, एक निज्वर होता है, एक आगंतुक ज्वर होता है। इसके साथ साथ जो सामान्य रूप में अगर हम देखते हैं तो फीवर जो होते हैं, डेंगू फीवर है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, इन तीनों को हम एक श्रेणी में रख सकते हैं क्योंकि ये वायरस से होते हैं। तीसरा हम मान सकते हैं टाइफाइड, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ये अलग ग्रुप में चले जाते हैं। इनको ट्रीटमेंट को जो लोग सामान्य रूप में जो होम रेमेडी पे जाते हैं और लोग होम रेमेडी लेकर अपने आप को कॉम्प्लिकेट करके हॉस्पिटल्स में आते हैं, इन चीज़ों की समझना पड़ेगा। आयुर्वेद में जो निज ज्वर जो होते हैं, जो अपने वात पित्त कफ के इम्बैलेंस से, खान पान की खराबी की वजह से, या टाइफाइड फीवर है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, यूटीआई है, इनमें जो औषधियाँ प्रयोग करते हैं लोग घरों में, अदरक का प्रयोग, अदरक की चाय लेंगे, हल्दी वाला दूध लेंगे और उसके अलावा जो है इतनी गर्म चीज़ें लेते हैं जिससे वो जुकाम खांसी को ठीक करने का प्रयास करते हैं, वहाँ तक ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया पे लागू नहीं होता है क्योंकि ये आगंतुक ज्वर है, एक्सटर्नल फैक्टर से हुआ फीवर है। इस एक्सटर्नल फैक्टर से होने वाले फीवर के लिए आयुर्वेद में विशिष्ट प्रकार के कारण विशिष्ट प्रकार की चिकित्सा बताई गई है। यहाँ पर किसी भी तरह से इस तरह के गर्म चीज़ों का प्रयोग ना करें। जैसे मॉडर्न मेडिसिन में गाइडलाइन दी जाती है कि डेंगू नो एस्पिरिन, इसी तरह से हम लोग भी गाइडलाइन देते हैं कि किसी भी तरह की गर्म तासीर वाली चीज़ें, पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें जब डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया का प्रेवलेंट समाज में हो तो नहीं करना चाहिए। इनकी चिकित्सा अब हम कैसे करें? इनकी चिकित्सा में आयुर्वेद में स्पष्ट गाइडलाइन है कि इसमें रिहाइड्रेट करना है बॉडी को। तर्पण चिकित्सा इसमें बताई गई है कि सबसे पहले 3 दिन हम जो चिकित्सा करते हैं उसमें इस तरह की स्थितियों में आप लंघन चिकित्सा करें। लंघन और पाचन, लंघन मीन्स या तो आप 2 दिन हल्का खाना लें, जिसमें दाल का पानी हो सकता है, दाल हो सकती है, सौंठ डाल के पकाया हुआ दूध हो सकता है। ये हल्का खाना आपको 3 दिन लेना है। उसके साथ साथ दोषों का जो पाचन है वो भी आपको सामान्य रूप में करना है, लेकिन पाचन जो है तिक्त रस वाले द्रव्यों से करना है, जैसे सौंठ, गिलोय, पित्त पापड़ा, धनिया जो हमारे घर में अवेलेबल होता है, नागर मोथा या मुनक्का, इन सब चीजों का एक काढ़ा बनाकर सुबह और शाम लिया जा सकता है। जी जी। तो हल्का खाना लें, इनका काढ़ा लें। डॉक्टर भगवान तो निश्चित रूप से 5 दिन में आप, जैसे कि आप घरेलू नुस्खों के बारे में बता रहे हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं। ऐसा ही एक जो ईमेल से आया हुआ सवाल है वो घरेलू नुस्खे से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं ये सवाल लेना चाहूंगी। रमेश कुमार जी इलाहाबाद से, उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या गोमूत्र पीने, अदरक, काली मिर्च, लहसुन, गर्म पानी आदि का इस्तेमाल करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं? तो क्या जवाब देना चाहेंगे आप इन्हें? नहीं, स्वस्थ रहना सामान्य रूप में जो है स्वस्थ रहने की परिभाषा अलग है, लेकिन यहाँ जहाँ बीमारी की जो डेंगू की बात हो रही है वहाँ इस तरह की चीज़ों का प्रयोग सर्वथा वर्जित है, नहीं करना है। हाँ, शरद ऋतु का जो परिचर्या है, जो शरद ऋतु में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसके अंतर्गत भी जितनी भी पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें अगर हम खाते हैं तो उससे इस तरह के जो ज्वर भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं और कई तरह की स्किन डिजीजेज होने की आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। इस तरह में दिवाली के आसपास का जो वेदर है इसमें इस तरह की गर्म चीजें नहीं खानी है। ठीक।
तो बेहतर है अगर किसी तरह की शंका है तो आप विशेषज्ञ से पूछ लें, उसके बाद ही इन घरेलू नुस्खों को अपनाएं। बहरहाल आगे बढ़ते इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, प्रवीण जी सोनीपत से। उनका सवाल ले लेते हैं। प्रवीण जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो प्रवीण जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो प्रवीण जी। नमस्ते मैडम जी नमस्कार। हेलो जी प्रवीण जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी प्रवीण जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। टीवी की आवाज बंद कर दे प्रवीण जी, बातचीत में रुकावट आती है। आप सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें, अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी प्रवीण जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक ईमेल आई है, आगरा से मोहित जी हैं। डॉक्टर गुर्तु आपसे पूछना चाहेंगे कि दिन भर ऊर्जा बनाए रखने के लिए उन्होंने पूछा है कि संतुलित आहार के अलावा किन किन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए? ऊर्जा बनाए रखने के लिए बैलेंस डाइट, संतुलित डाइट, जिसमें कि हरी सब्जी, फल, एक फल कम से कम, 1 गिलास दूध, चीनी में कमी, नमक में बिल्कुल कमी, 1 छोटा चम्मच नमक पूरे दिन में, इससे ज़्यादा नहीं डालना है खाना बनाते हुए। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ये भी नहीं। और जितनी भी तली हुई चिकनाई वाली चीज़ें हैं उनको जितना दूर रखें उतना अच्छा है। खासकर ये चिप्स हैं या जितने भी ये तली हुई चीज़ें हैं, चिप्स वगैरह वगैरह। और अगर आप सिगरेट, बीड़ी कुछ पीते हैं, धूम्रपान, वो बिल्कुल बंद रखना है। वही खतरा है सब में ज़्यादा। जो पान पराग वगैरह जो खाते हैं, मसाला जो चबाते हैं या मुंह में लेते हैं, उसका बिल्कुल बंद। ये बहुत खतरनाक हैं ये सारी चीज़ें। बिल्कुल। और 20 से 30 मिनट रोज़ व्यायाम, यानी तेज़ तेज़ चलना। जितना ज़्यादा चलेंगे, भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, चलिए, उतना आपका इम्यूनिटी और हेल्थ, स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा आहार, अच्छी एक्सरसाइज और पानी का सेवन 2 लीटर कम से कम, 8 से 10 गिलास रोज। चलिए, बिल्कुल इसी तरह से हमारी चर्चा यहाँ पे जारी रहेगी। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज इस कार्यक्रम में हम वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया जैसी इस मौसम में होने वाली बीमारियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बातचीत के दौरान हमें बहुत सारी जानकारियां मिली। डॉक्टर गुट्टू, बताया आपने कि किस तरह की समस्याएं इस वक्त हो सकती है स्वास्थ्य संबंधी, उसके क्या लक्षण हैं और क्या उपाय हैं। आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त की खास तौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा, उन्हें किस तरह से सावधानियां इस वक्त बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को अगर डेंगू है हो जाता है या मलेरिया भी हो जाता है या चिकनगुनिया हो जाता है तो उनको खतरा ज़्यादा होता है। तो किसी गर्भवती महिला को अगर तेज़ बुखार है तो तुरंत अस्पताल जाएं, क्योंकि इनको हम भर्ती कर लेते हैं जी, खासकर गर्भवती को, क्योंकि इनमें अगर डेंगू है तो खतरे या जोखिम के ज़्यादा संभावना है। तो इनको हम एडमिट यानी भर्ती अस्पताल में जल्दी करते हैं। जैसे अगर आम है आदमी तो उसको बुखार 3 दिन से चल रहा है, तेज़ आ रहा है, डेंगू है तो घर पे इलाज हो जाता है अगर ब्लड प्रेशर वगैरह सब ठीक है। लेकिन गर्भवती महिला को अगर 3 दिन तक तेज़ बुखार आ रहा है, डेंगू है तो उसको हम भर्ती कर लेते हैं, क्योंकि इनमें खतरा ज़्यादा है। ये है फर्क, बाकी सब वही इलाज है। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। प्रवीण जी सोनीपत से हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। प्रवीण जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी प्रवीण जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो प्रवीण जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्ते मैडम। प्रवीण जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। बातचीत में रुकावट आएगी सर। मेरा ये सवाल है जी डॉक्टर साहब से। जी टीवी की आवाज बंद कर दें प्रवीण जी। मेरा ये हेलो प्रवीण जी, आप अपना सवाल पूछिए। चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और सवाल लेते हैं जो ईमेल के जरिए हम तक आए हैं। डॉक्टर भगवान साहब, एक ईमेल आया है शिवपुर मध्य प्रदेश से, जिसमें उन्होंने पूछा है कि खाना खाने के बाद दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगती है, इसमें एलोपैथी ज्यादा फायदेमंद है या आयुर्वेद? प्रश्न आपने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया है और बड़ा कंट्रोवर्शियल है। दोनों ही पद्धतियां, आयुर्वेद में उन्हें सुझाव दे दें कि आयुर्वेद में क्या नुस्खे हैं अपने आप में इन चीजों को उपचार करने में सक्षम है। जी बिल्कुल। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आयुर्वेद में जो है, जैसा कि एक सामान्य परसेप्शन भी है कि भाई पेट संबंधी बीमारियों का इलाज अच्छा होता है, तो इसमें एक तो इस तरह के रोगियों को खाना हल्का खाना चाहिए, मात्रा में कम खाना चाहिए और समय पर जब भूख लगे तब खाना चाहिए। और उसके साथ साथ खाने में जो हमारे जो सामान्य जो मसाले होते हैं उनका प्रोपोर्शन ठीक होना चाहिए, ज़्यादा नहीं हो लेकिन प्रोपोर्शन होना चाहिए, जिससे कि हमारे पाचन की प्रक्रिया सही होती है। डॉक्टर गुट्टू, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। कई लोगों का ये मानना है कि कई लोग के ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग भी मच्छर ज़्यादा काटते हैं, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? और कई लोग ऑइंटमेंट इस्तेमाल करते हैं तमाम जो मार्केट में अवेलेबल हैं, क्या उनको लगाने से मच्छर नहीं काटते हैं? इसमें कितनी सच्चाई है? ब्लड ग्रुप से कोई खास संबंध नहीं है। ऑइंटमेंट्स जो ठीक ऑइंटमेंट्स हैं डीट वगैरह वाली, वो लगाने से मच्छर नहीं काटते। वो लगानी चाहिए खासकर शाम के वक्त, और खासकर ये हाथों पे जो बाहर रहते हैं एरियाज बॉडी के, मुंह पे, तो उनसे फायदा है। और दूसरा वो भी है, जैसे बताया अभी, पायरेथ्रम एक स्प्रे आता है। पायरेथ्रम भी बिल्कुल नुकसान नहीं करता। ये एक फूल होता है जिसको क्राइजेंथेमम बोलते हैं, उस फूल से निकाला हुआ वो है। इसको स्प्रे करने से भी रात को मच्छर नहीं आएंगे आसपास। और मच्छरदानी, और अगर खिड़कियां वगैरह खुला रखना चाहते हैं, जो कि अच्छी चीज है, तो वहां जाली लगा दीजिए। जी तो जी इस तरह से बचाव आप कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। संतोष जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है संतोष जी आपका, पूछे अपना सवाल। संतोष जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट होगी, इससे आप सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए हमसे बात करें। मेरी आवाज बन रही है आपको? जी नमस्कार। जी मैम नमस्ते। नमस्कार संतोष जी, अपना सवाल पूछें। मैम मैं आयुर्वेद जो डॉक्टर साहब बैठे उन्होंने बात करना है कि मतलब जो गिलोय खाते हैं जी,
तो ऐसे बुखार जो आता है तो इसको खाते हैं या नहीं खाते गिलोय? जी आइए जानते हैं। जी बढ़ाने के लिए। जी 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 हाँ, मैं जो ट्रीटमेंट पार्ट मेरा चल रहा था मैं वहीं से प्रारंभ करने जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो गिलोय और सौंठ ये दोनों ही प्रकार के जो बुखार होते हैं उनमें आप निश्चित रूप से बेझिझक ले सकते हैं। उसका काढ़ा ले सकते हैं, उनकी टैबलेट ले सकते हैं, उनका पाउडर ले सकते हैं। तो मैं आपका दर्शकों को बताना चाह रहा था कि भाई पहले के फर्स्ट 3 डेज आपको हल्का खाना खाना है। हल्के खाने के साथ मैंने जो कुछ काढ़े बताए थे जिसमें गिलोय है, सौंठ है, पित्त पापड़ा है, नागर मोथा है और घर में जो मिलता है हमारा धनिया है, इसका काढ़ा बना के आपको लेना चाहिए 3 दिन। तो 3 दिन में फीवर निश्चित रूप से जो है संभावनाएं फीवर कम हो जाता है सामान्य रूप में, बात करती हो या डेंगू है तो। इसके बाद हम रिहाइड्रेशन थेरेपी शुरू करते हैं कि बॉडी को रिहाइड्रेट करते हैं, जिसके अंतर्गत दूध पर्याप्त मात्रा में आप लें। दूध में गाय का दूध ले सकते हैं, बकरी का दूध और भी श्रेष्ठ बताया गया है वो ले सकते हैं। इसके साथ नारियल पानी आप ले सकते हैं। नारियल पानी के साथ साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो कि प्लेटलेट्स के स्तर को बिल्कुल मेंटेन रखेगी और रेसेज वगैरह नहीं होने देगी। जैसे मुनक्का, 4 मुनक्का, 1 पिंड खजूर, फालसा, इन 3-4 चीज़ों को आप काढ़ा बनाएं। काढ़े का मीन्स 1.5 कप पानी में 5 मुनक्के, 1 पिंड खजूर, कुछ फालसे लेके उसको 1.5 कप पानी का 1 कप रख लें और उसको छान के या बिना छाने उसको आप ले सकते हैं। तो ये हमारी बॉडी को रिहाइड्रेट भी करते हैं और प्लेटलेट्स का स्तर को भी बनाए रखते हैं। इसके साथ साथ जो शरद ऋतु में जो हमने बताया कि भाई जो साधारण जो चीजें हैं, परवल है, लौकी है, डॉक्टर भगवान साहब माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। दरअसल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं और समय की भी कमी है तो ये सवाल हम जल्दी से ले लेते हैं। गब्बर सिंह जी इस वक्त उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी गब्बर जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो हेलो जी गब्बर सिंह जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम नमस्ते। नमस्कार, बताएं। हाँ मैं ये कह रहा हूँ जैसे मौसम चेंज हो रहा है, बार बार बुखार आता है जी, तो इसके लिए हम दवा भी ले रहे हैं लेकिन आराम नहीं मिलता है जी। क्या करें डॉक्टर गुट्टू, क्या सुझाव देंगे आप? बार बार बुखार आ रहा है मतलब अगर इसका मतलब यह है कि आपको कई सारे इन्फेक्शन एक के बाद एक जो मौसमी हैं वो हो रहे हैं। पहले वायरल हुआ होगा, छींक जुकाम वाला जो होता है वायरस, फिर हो सकता है आपको मलेरिया हो गया है, डेंगू हो गया हो। तो एक के बाद एक अगर आ रहे हैं तो सावधानी वही रखनी है कि पानी बिल्कुल उबाल के ठंडा करके पीना है। ठीक। फल जो हैं सीधे फल उठा के मार्केट से नहीं खाने, उसको धो लेना है फल को। अगर कटा हुआ फल ले रहे हैं तो उसको भी धो लीजिए खाने के पहले, ये बहुत ज़रूरी है। और जो खाना है उसमें सफाई रखिए, जैसे कि पूरा पका हुआ खाना गरम, बाहर रखा हुआ खाना बहुत देर है तो उसको गरम कर लीजिए। तो यही सावधानियां रखनी है। सर ने जो बताया इसमें कुछ बातें मैं और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे सर ने जी, तो इसमें आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। बिल्कुल। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आप अच्छा खाना लें, विश्राम और फिजिकल वर्क इसके बीच में सामंजस्य आप बिठाएं। ठीक। और गिलोय वगैरह जितने भी जो है इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें उनका प्रयोग करें। मुनक्का इसमें सबसे आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि रिहाइड्रेट भी करता है और आयरन का अच्छा सोर्स आप कोशिश करें। डॉक्टर अनिल गुट्टू और डॉक्टर भगवान साई शर्मा जी, आप दोनों ने बहुत ही अहम जानकारियां हमें दी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं उन्हें बहुत लाभ होगा आज के इस कार्यक्रम में जो जानकारियां मिली है उससे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार बहुत सारे सवाल हमारे पास पहुंच रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि पिछले सप्ताह नागपुर महाराष्ट्र से मोना रावत ने लिखा है कि लगभग 2-3 महीने से उन्हें नाक से पस निकलने के साथ दर्द रहता है। वहीं नू हरियाणा से अजय सिंह लिखते हैं कि काम के सिलसिले में तनाव और सिर दर्द की समस्या बढ़ जाती है, क्या करें, कोई समाधान बताएं। इसके अलावा आपको बता दें कि पश्चिम विहार दिल्ली से आशीष मल्होत्रा ने लिखा है कि उनका बेटा 1 साल का है और उसका वजन 13 किलो है, क्या करें।
तो ऐसे बहुत सारे सवाल हम तक पहुंच रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विशेषज्ञों के समक्ष आपकी समस्याओं को लेकर जल्द हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पहले टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। आप चाहें तो हमें बेझिझक लिख सकते हैं या मेल कर सकते हैं। बता दें आपको, हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और हमारा ईमेल आईडी भी आप नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले सप्ताह होगी मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मंगल रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार।